May I come in, sir? Please come in. May I sit? Thank you, sir. Have a seat, please. No, sir. So, how are you feeling, Mr. Atman Singh? Sir, I am feeling good. You would like to be interviewed in Hindi or English? Sir, in Hindi, please. In Hindi? Yes, sir. बहुत अच्छा. अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? एकदम सर. नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग वैसे ही बात करें. आपका इंटरव्यू कब है? सर कल है, आफ्टरनून से सर. कल ही है? जी सर. ये आपका पहला मॉक इंटरव्यू? सेकेंड है सर. सेकेंड. पहला कहीं और किया था? यस सर, व्यास आई इसमें. अच्छा ठीक है. देखिए तो ज़्यादा तो फिर आपको बताने का कुछ है नहीं. आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? यस सर. आजमगढ़ का नामकरण ऐसे कैसे हुआ आजमगढ़ का? सर आजमगढ़ बेसिकली सर ये 1665 के बाद इनका नामकरण हुआ था. जब वहाँ की एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी. हाँ. जो राजा विक्रमजीत सिंह के द्वारा रन की जाती थी. हाँ. उनके दो लड़के हुए, अजमत खां और आजम खां, जो बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकारने के कारण इनका नाम अच्छा, अजमत खान के इनके नाम से हो गया. अच्छा ठीक है. फिर बाद में दोनों रियासतें फिर एक हुई, तो फिर इनका प्रॉपर नाम अजमतगढ़ और आजमगढ़ से आजमगढ़ हुआ. अब आप एक चीज़ बताइए, आपके डीएफए में तो काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. ओके सर. आप हमें 3 वाक्यों में, 3 या 4 वाक्यों में वो बताइए आत्मन सिंह के बारे में जो इसमें नहीं लिखा है. मतलब आत्मन सिंह का क्या, कैसा व्यक्तित्व है, अच्छाइयाँ हैं और कोई बुराई है तो क्या है? ज़्यादा लंबा नहीं, 3-4 वाक्य. मैं अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और पंक्चुअल मानता हूँ. और सर वैसे तो कोई कंप्लीट नहीं होता है, मेरे अंदर भी 1-2 कमियाँ हैं. जैसे कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ और कभी कभी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ. नहीं, इमोशनल होना तो खैर कमी नहीं है. हाँ, चीज़ों को ज़्यादा सोचना जरूरत है, वो थोड़ा खैर. आपके पिताजी कृषक हैं? जी सर. कितनी जोत है आपके यहाँ, कितनी खेती है? सर अभी तो लीगली उनके नाम पे कोई खेती नहीं है. सारा जितनी भी है वो मेरे बाबा के नाम पे है. हाँ. कितनी है, मतलब भाई भी हैं उसमें? अभी जॉइंट फैमिली है? यस सर, जॉइंट है. 4 भाई हैं पापा. हाँ. और 8 बीघे की खेती है. 8 बीघे? यस सर. ये पक्का बीघा या कच्चा? मतलब 8 बिस्से वाला या 20 बिस्से वाला? नहीं, 20 बिस्से वाला. 20 बिस्से वाला, तो ठीक है. तो उसमें क्या क्या उगा लेते हैं आप लोग? सर आजमगढ़ की भूमि काफ़ी फर्टाइल है. हम लोग का जो गांव है वो बहुत फर्टाइल लैंड में आता है. हाँ. तो किसी नदी के किनारे? यस सर, तमसा रिवर के किनारे. हाँ. जी. तो उसके किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण लगभग कुछ ऊसर छोड़ के बाकी सारे क्रॉप हम लोग के यहाँ उगाए जाते हैं सर. अच्छा, तो कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? मुख्यतः सर ये गेहूँ, चावल और अरहर, और कॉमर्शियल क्रॉप में पेपरमिंट और तंबाकू जैसी भी खेती हमारे चाचा लोगों ने करी. अच्छा. यस सर. अच्छा, ये रबी और खरीफ 2 फसलें कही जाती हैं ना? जी सर. बल्कि 3 कही जाती है, रबी, खरीफ, जायद. यस सर. तो गेहूं रबी में आता है, चावल खरीफ में आता है. रबी और खरीफ का मतलब क्या होता है, कभी सोचा है आपने? नो सर, इसका एक्रोनिम वाला मीनिंग मुझे. ये अरबी के शब्द हैं. रबी का मतलब बसंत, खरीफ का मतलब मानसून. सॉरी सर. खैर, वो उसके कोई इतनी ज़रूरत नहीं है. और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स लेकर के किया. जी सर. ये कॉम्बिनेशन लेने के पीछे कोई खास कारण? यस सर, ज्योग्राफी लेने के पीछे मेरा शुरू से एक उद्देश्य था कि इसको मैं आगे कैरी करना चाहता था, और ताकि मैं बाद में कंपटीशन और सिविल सर्विसेज की तैयारियों में इनका इस्तेमाल कर पाऊँ सर, एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट. अच्छा, ये कहा जाता है, किसी का कोटेशन है जी, कि किसी देश का इतिहास उसके भूगोल पर निर्भर करता है. कहाँ तक सही है सर? ये ज्योग्राफी के जो यूनानी भूवेत्ता थे, एरेटास्थनीज और हिकैटियस, दोनों लोग जॉइंटली ये स्टेटमेंट दिया करते थे कि जब भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पना आई, उसमें भूगोल और इतिहास को जब अलग अलग समझने का और दोनों को एक समझने का जो विवाद उत्पन्न हुआ, तो उसमें एरेटास्थनीज ने इतिहास को ज़्यादा महत्ता दी. फिर बाद में उसको इमैनुअल कांट जो 15वीं शताब्दी के आसपास थे. मैं महत्व की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इतिहास संक्षेप में, कि ये जो वक्तव्य है कि किसी देश का इतिहास उसके भूगोल पर निर्भर करता है,
ये कहाँ तक सही है? यस सर, ये आज हम अगर इसको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर किसी भी देश की सीमा उस नेचुरल बाउंड्री होती है उस पर उसकी जोग्राफी पे ही डिपेंड करती है कि वो नेचुरली कितना डिफेंसिव बन सकता है। क्योंकि एयरफोर्स के इस मॉडर्नाइजेशन के एज में अब ये इसकी महत्ता थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी आज भी ये अपने मायने बाउंड्री डिफेंस के रूप में काफ़ी हद तक सर इसको अब जैसे मालदीव का इतिहास, मालदीव का भूगोल जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मालदीव सर एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड होने के कारण चूँकि ये इंडियन ओशन के ट्रेड रूट और डिफेंस के जितने भी रूट हैं और इंडियन पैसिफिक को कनेक्ट करने वाले जितने भी देश हैं उनको ये मिडिल में सिचुएटेड होके सर ये एक तरीके से रेगुलेट करता है इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को। ठीक है, आपने लिखा आपकी हॉबीज़ है प्लेइंग लोकल गेम्स एंड गली क्रिकेट। यस सर। लोकल गेम्स कौन से? सर लोकल गेम से मेरा तात्पर्य सर इसमें कबड्डी था। अच्छा। और जैसे हम लोग के पास रिसोर्सेज। अच्छा। और गली क्रिकेट मतलब वैसे स्कूल कॉलेज में आपने क्रिकेट नहीं खेला है? नो सर। लेकिन क्रिकेट में रुचि है? यस सर, खेलने में रुचि है सर। कल अफगानिस्तान ने किसी देश को बड़े बुरी तरह हराया T20 में। यस सर। किस देश को हराया था? सर मैं शेड्यूल वाइज मुझे जो याद आ रहा है, मैं चूँकि सर इसका कल देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये आयरलैंड था सर। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे और कुछ नहीं पूछना है, मेरे ख्याल से मेरी कोलीग पूछेंगे। धन्यवाद। आत्मन, आपने बताया आपने ज्योग्राफी इसलिए लिया था ग्रेजुएशन में और फिर एमएससी भी आपने ज्योग्राफी में ही करा ताकि आप सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए इसको अपना बैकबोन बना के चलें एज अ सब्जेक्ट। पर यहाँ आपके डैफ से पता चल रहा है सिविल सर्विसेज आपने सिर्फ 2023 में ही दिया। नो मैम, मैंने 22 में भी दिया है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, तो 22 और 23 जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 19 में कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद क्या किया? मैम मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया था। इसी बीच मेरा JRF भी ज्योग्राफी से हुआ और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दिया और इस बीच मैंने स्टेट PSC के भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहिए, है ना? आपने कोशिश की पर नहीं हो पाया, दुर्भाग्यवश। कोई बात नहीं, तो आप तैयारी ही कर रहे हैं बेसिकली? जी यस मैम। ठीक है, भगवान ना करे आत्मन कुछ ना हो पाए या इस बार ना हो पाए, आपका प्लान बी क्या है? मैं मैम प्लान बी तो कोई बहुत नहीं सोचा हूँ, लेकिन मैं अभी तो EPFO ही देख रहा हूँ और मेरा लॉन्ग टर्म में मैं CSE के प्रिपरेशन में अपना देखता हूँ। पर JRF क्लियर्ड हैं आप? यस मैम। तो आप टीचिंग वगैरह नहीं टेकअप करना चाहते? मैम मैंने अपना किया था जी। और चूँकि अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और मैं खुद जो मैं अपना रिव्यू किया अपने से अनसक्सेस से, तो यही हुआ कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझाने और उसमें अपने आप को थोड़ा टीचिंग में जाने में अपने आप को कम कैपेबल मानता हूँ। बाकी मेरे अंदर का जो प्रॉपर्टी है मैं समझता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा कर पाऊँगा रादर दैन टीचिंग। अच्छा ठीक है, तो आप अपने आप तो मतलब खुद तो पढ़ पा रहे हैं पर दूसरे को बताने में थोड़े मेथोडोलॉजी काम नहीं कर रही है आपकी, वही चीज़ है समझाने में, ये कहना चाहते हैं? यस। ठीक है, अब कल ही आपका इंटरव्यू है तो ज़्यादा कुछ है नहीं पूछने के लिए। आज अब तकरीबन 12 बजे आप आए हैं, आज की 3 नेशनल हेडलाइंस बता दीजिए क्या है? आज तो ये नए प्रधानमंत्री जी का शपथ समारोह होगा और रामाजी राव जो थे, श्री रामाजी राव, वो अभी दिवंगत हो गए जो, और रामाजी राव जो रामोजी फिल्म सिटी के निर्माता थे। यस मैम जी। और अभी मैं कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। और इंटरनेशनल कोई हेडलाइंस? चूँकि मैं सर कोई पेपर नहीं देख पाया, अभी काउंटर पे एक पेपर रखा था तो कल देख लीजिएगा। ठीक है, कल है इंटरव्यू, लेकिन सुबह हेडलाइंस एक बार देख लीजिए। हाँ, आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए पिछले 2-3 दिनों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा तैयार करके जाइएगा।
2-4 क्वेश्चन ईपीएफओ से रिलेटेड पूछ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं ईपीएफओ के? यस मैम, ईपीएफओ में निधि आपके निकट करके एक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे इनके एम्प्लॉयज़ जो भी इनसे एफिलिएटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेविंग और पीएफ स्कीम्स की जानकारी देके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का प्रोत्साहन किया जा रहा है। और सीबीटी की अभी जल्दी ही बैठक हुई है, 35वीं बैठक सीबीटी की हुई है, जिसमें इनको टैक्स रेट का हाइक के लिए एक प्रपोजल दिया गया है। चूँकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पर कोई फाइनल मुहर नहीं लगाया है, इसलिए अभी फाइनल नहीं हो पाया मैम। बस यही तो इनिशिएटिव आ रहे हैं आपके दिमाग में? रिसेंट के तो यही है मैम, बाकी अगर यूएएन क्या है? ये मैम एम्प्लॉयज़ के लिए ईपीएफओ द्वारा एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, जो आधार से सीडेड होता है, जिसमें उनकी सारी लेबर और जहाँ जहाँ पे इन्होंने काम किया है उसकी एक वर्किंग प्रोफाइल होती है। उस अकाउंट यूएन में उनका पासबुक का अपडेशन होता है वीकली और मंथली बेसिस पे, और उनका डिडक्शन कितना जमा हुआ है, कितना एग्रीगेट जमा राशि है, उसको दिखाया जाता है उसमें। और यूएन से जुड़ी कुछ नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ ईपीएफओ द्वारा दी जाती हैं, उनमें से कुछ है मैसेज और कितनी संख्या का नंबर है? 12 डिजिट का मैम। 12 डिजिट का है। कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है जब कोई अपना पीएफ ट्रांसफ़र करता है? फॉर्म नंबर मैम शायद 10C है, मैं जो इसके ईपीएफओ पोर्टल पे देखा हूँ। 13 10C, फॉर्म 10C। पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म नंबर 13 है। ओके। पेंशन विड्रॉ करने के लिए 10C है। ओके, सॉरी मैम, है ना? ये आई भी विल अपडेट दिस। जी, 1-2 चीज़ ऐसी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ईपीएफओ की स्कीम्स कौन कौन सी हैं? 3 स्कीम। ईपीएफओ बेसिकली सर मैम 3 स्कीम कंपाइल करता है अपने अंदर, जिसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का है, और एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का है, एक इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक स्कीम है 1976 का है। यस मैम। ठीक है। कितने जोनल ऑफिसेज हैं ईपीएफओ के पूरे भारत में? मैम जोनल में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं इसका नंबर 2014-18 के हिसाब से रहता है, तो मैं अभी तक उसमें कंफर्म नहीं हो पाया हूँ। लेकिन रीजनल ऑफिसेज का मुझे पता है कि वो 138 के आसपास है मैम। रीजनल 138 ही यस है? मैम। ठीक है। और सीपीएफ कमिश्नर कौन है? मैम एक सॉरी नाम नहीं पता, एक मैम है, और श्रीमती समी राव हैं, वो 1992 कैडर की आईएसएम एमपी कैडर की। नीलम शामी राव। यस मैम। जी, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। सो मिस्टर सिंह, आत्मन सिंह, यस। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ज्योग्राफी, क्योंकि आप यू हैव डन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, ये सवाल आ सकता है। ओके। तो ये जो तीनों सवाल हैं, फिजिक्स, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, तो हम अभी फोकस कर रहे हैं ज्योग्राफी पर ही। ओके सर। तो ज्योग्राफी का क्या संबंध है किसी भी देश के साथ? जियोग्राफी एज ए कम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट, इसके कई इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके इकोनॉमिक्स में, इसके पॉलिटिक्स में, और इसके बायोलॉजी में, और इसके इवन कॉस्मोलॉजी, उसके एटमॉस्फेयर में, इसके ऐसे करके इसकी बहुत डाइवर्स फील्ड है। अगर हम देश की इकोनॉमी में देखें तो देश की इकोनॉमी के तौर पे ज्योग्राफी से रिसोर्स लोकलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न, ये सब, और लेबर। हाँ, वेरी नाइस। अब जो ये आंसर अब दे रहे हैं अब आप, वो पहले आंसर क्यों नहीं दे पाए? पहले का जो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अब जो आप बता रहे हैं, एक नोबेल प्राइज मिला है एक प्रोफेसर साहब को, उन्होंने कहा है कि किसी भी कंट्री का कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कलर ऑफ द स्किन, वो सारा ज्योग्राफी से है। तो ये बात आपने क्यों नहीं बताई फोर्सफुली? दैट वुड हैव एस्टैब्लिश्ड यू एज ए वेरी पावरफुल कैंडिडेट। आई एम जस्ट गिविंग यू द फीडबैक। आपके पास थी इंफॉर्मेशन, सब कुछ था, लेकिन वो उस समय रिकॉल नहीं हुई। सो आपने इसको देखना है, व्हाट इज इट दैट comes in the way of recalling the relevant information at the relevant time.
Okay. sir, I will update. So that is my first point to you. Second point, ये जो EPFO ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जी ओके, इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये सर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो इसके अफिलिएटेड एम्प्लॉय रहते हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस और किसी कंटिजेंसी वाले समय में इनको इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। सोशल सिक्योरिटी है सर। सोशल सिक्योरिटी है। यस सर। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जिस व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन द पीपल हु आर वर्किंग एट द लेवल ऑफ से असिस्टेंट कमिश्नर, जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के होंगे उनमें किस किस्म की काबिलियत चाहिए? क्या वो सिर्फ यही कहते रहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है और खत्म, दैट्स द एंड ऑफ इट, या कुछ और भी है? नो सर, ये इसके लिए सर एक बहुत डाइवर्स एट्रीब्यूट चाहिए होता है इनके कमिश्नर, इनकी जो भी ऑफिसर की हिरार्की है EPFO में। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपके अंडर में जितने एम्प्लॉय रहते हैं उनको मोटिवेट करना पड़ता है ताकि इसकी आउटरीच बढ़े। चूँकि EPFO सर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अभी मोस्ट ग्रोइंग पीरियड में है, जो आगे चल के अभी बहुत एक्सप्लोर करने वाला है। चूँकि इसके इंडिया में अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 50 करोड़ पूरे लेबर की संख्या लगभग सर 50 करोड़ प्लस है, जिनमें अभी जो EPFO में अकाउंट है वो केवल 27 करोड़ हैं। तो सर अभी देखा जाए तो EPFO के जो लेबर अकाउंट खुले हैं अभी वो आधे से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो इनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं, इनकी ऑफिसेज भी नहीं हर ज़िले में है। तो एक बहुत सर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमको हर ज़िले में आउटरीच बढ़ाने के लिए सर APFC और उनके एम्प्लॉय के अंदर ये कैपेबिलिटी रहनी चाहिए कि हम अपना आउटरीच कम समय में कैसे बेहतर कर पाएँ। यस सर। Okay. Is it a regulatory organization or is it a development organization? Sir, regulatory is. Development नहीं है. Sir, development come regulatory, it can be said, sir. What is the difference between the two? Sir, exact term मैं सर याद नहीं कर पाता। Development और regulatory का मतलब कि आपको जाकर के चेक करना है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के तहत आपको होना चाहिए EPFO का मेंबर और आप नहीं है, या जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को कम पैसे दे रहा है वो और उनके EPF भी नहीं बना रहा है वो जी। तो इसके अलावा और क्या है? इज इट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? सॉरी सर, मैं जवाब नहीं दे नहीं, इसको जवाब देना चाहिए। क्या ये एक आर्थिक संगठन भी है, या फाइनेंशियल का वर्ड आर्थिक नहीं है, फाइनेंशियल वर्ड ही यूज़ कर दीजिए। क्या ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी है? सर चूँकि ये सर रिटर्न बेसिस पे काम करता है और जो ये लोगों से इनका कंट्रीब्यूशन लेता है फिर उनको कई पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, तो सर ये कैन बी सेड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट कैन बी सेड इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सॉरी, वो जो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोविडेंट फंड्स हैं वो आपके FDI करते हैं, FII करते हैं वो। यस सर। पता नहीं कहाँ से पैसा हमारे यहाँ आता है। इसी तरह आपका पैसा भी स्टेट्स में जाता है और कहीं जाता है। ये आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है आपने EPFO की? नो सर। हाँ, इसको पढ़ना है आपने। आज ही चाहे कल आपका इंटरव्यू है, उसको आप EPFO की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। सारे कोई पेज बाई पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको सूंघ लीजिए। स्मेल इट, व्हाट इज इट कंटेनिंग, यू से। ओके सर। ओके, आई थिंक सो आप बाहर प्रतीक्षा करें थोड़ी देर। ओके सर। फिर हम आपको थैंक यू सो मच। नमस्ते।